हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 तथा बिहार एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए हिंदी का मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं। आज के क्लास 2 में हम लोग समास देखेंगे और समास की थ्योरी के साथ साथ मैं आपका टेस्ट भी इंक्लूड कर रखा हूं। तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, उसे भी देख के जाइएगा। सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपका हिंदी करा रहा हूं और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न निकल कर आता है। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। कल मैं क्लास 1 कराया था जिसमें वर्णमाला कराया था, वो भी देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं तो एक ब्रॉड वे में देखते हैं समास किसे कहते हैं। इसकी एक आपको परिभाषा के थ्रू पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, समास के नियमों से निर्मित शब्द ही समासिक शब्द कहलाते हैं, यह याद रखिएगा। और समस्त पद भी कहलाते हैं। ठीक, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। जो उनके बीच में विभक्ति के चिन्ह है वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार क्या हुआ? राजा के बेटा को ही हम तो राजकुमार बोलते हैं ना। तो राजकुमार हुआ, तो राजकुमार राजा के बेटा के यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? लुप्त हो जाता है। उसे ही हम राजकुमार, राज मिलकर कुमार मिलकर मींस की राजकुमार, राजपुत्र, राजा के पुत्र, ऐसे कर बनता है। ठीक, समास से और विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ कि आपको समास कैसे याद रखना है, बहुत ही साधारणता आपको समास ऐसे याद रख लेना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक अलग ही शाब्दिक अर्थ बनता है। मीन्स कि उसका जो अर्थ भी निकलेगा, जो शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा। ठीक, तो वो ये आपको समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक अलग ही आपको शब्द बनाते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ निकले, उसे हम लोग समास कहते हैं। बस इतना आप याद कर लीजिए। और समास कभी भी आएगा तो दोनों शब्दों के बीच के जो विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे वो लुप्त हो जाएंगे। जैसे राजपुत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? एक समास है। अब समास है तो समास का विग्रह भी होता होगा, संधि है तो संधि का विच्छेद भी होता है, तो समास है समास का विग्रह भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मीन्स कि समासिक शब्दों के बीच में जो है वो संबंध जो है उसे हम स्पष्ट कर देते हैं तो समासिक विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जो समासिक शब्द है उसे लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजपुत्र को अगर विग्रह करते हैं तो राजा धन पुत्र, यहाँ पर विग्रह हो रहा है। ठीक, और समासिक शब्दों का लोप, यहाँ पर जो ये वाला सब ये है का, जैसे राजा का पुत्र, ये जो होता है ये खुद ही आपको जो समास बनेगा तो ये लुप्त हो जाता है। ठीक, राजा का पुत्र के लिए हम क्या राजपुत्र लिखते हैं तो ये का जो है ये विलुप्त हो जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद बार बार पढ़ते हैं कि किताब में कि पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। आज ये सब का झंझट ही खत्म कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होता है। पूर्व पद समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व होता है, एक आपको उत्तर होते हैं। ठीक, तो आपको पूर्व जो कहलाते हैं जो पहले आते हैं, उत्तर जो कहलाते हैं ये बाद में आते हैं। बस बहुत आसान है याद करना। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को आपको उत्तर पद कहा जाता है। ठीक, जैसे गंगा जल, यहाँ पर गंगा क्या हो गया? गंगा सबसे पहले हुआ, फिर जल बाद में आया। यहाँ पर गंगा जल, तो गंगा यहाँ पर आपको पूर्व पद हुआ, जल जो हुआ उत्तर पद हुआ। बस यही आपको तो याद करना है, बस हो गया। उत्तर पद पूर्व पद में जो भी कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक, मीन्स की पूर्व पद गंगा हो गया और जल उत्तर पद हो गया। पूर्व पद में इसके पहले आएगा और उसके बाद जो आएगा वो आपको उत्तर पद कहलाएगा। ये याद रखिएगा। समास के भेद देखिए, समास के आपको साधारणतः 6 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा समास के। ठीक, समास के भेद याद रखने के लिए आप किसी भी तरीका से याद कर सकते हैं। अब 6 जो भी आपको याद होगा आप याद कर सकते हैं। ठीक, जिसका जन्म तिथि 6 तारीख को पड़ता होगा वो ऐसे भी याद रख सकता है कि समाज 6 होता है। जिसका 6वां महीना में जन्म होगा वो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका 1996, 2006 या ऐसे कर जन्म होगा उसे, तो वो ऐसे भी याद कर सकता है। तो आपको जैसे भी ट्रिकली याद करना है आप याद कर सकते हैं। जिसके घर में 6 सदस्य हो वो भी ऐसे याद कर सकते हैं। हमारे घर में 6 सदस्य है इसलिए समासों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। देखिए, पहला है अव्ययभाव समास है, फिर तत्पुरुष समास है, फिर द्विगु समास है, फिर द्वंद्व समास है, फिर बहुब्रीहि समास है और फिर क्रमधारय समास है। तो ये समास के आपके प्रकार हुए। अब देखिए, अव्ययभाव जो समास है इसे किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास जो है ये क्या कहलाता है? यहाँ पर अवयव यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, इसी से बना है अव्ययभाव समास। ठीक, तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, ये मीन्स की यहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो और वो अवयव हो। यहाँ पर खुद ही पूर्व पद देखिए, अवयव जो भाव में जुड़ा है तो ये अव्ययभाव समास बना है। तो यहाँ पर अवयव जो है वो खुद एक जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? एक अवयव होगा, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अगर अव्ययभाव समास भी बना है तो एक आपको अवयव में ही भाव जुड़ गया है तो अव्ययभाव समास बना है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यथामति, यथामति मति के अनुसार। ठीक, आमरण, मृत्यु तक। ठीक, इनमें से यथा या आ ये जो भी है ये क्या है? अवयव है। ये जो भी है ये क्या है? अवयव है। तो जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा वो प्रधान हो वो अव्ययभाव समास कहलाता है। अब ये इसका बहुत याद करना, ट्रिकली याद कर सकते हैं कि इसका जब भी पहला पद होगा वो छोटा होगा।
पहला पद जो होगा ये प्रधान तो होगा ही होगा, ये पहला पद छोटा भी होगा। देखिए यहाँ पर यथा, देखिए यथा छोटा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो हुआ आमरण हुआ आ, यहाँ पर देखिए आ जो हुआ ये एक छोटा है यहाँ पर आ, तो ये आमरण हुआ, तो ये छोटा है, ठीक। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि हमने पढ़ाया था आपको उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो ये आप देखिएगा ये आमरण में, तो अ जो है आ जो है ये क्या है, एक प्रकार का आपको उपसर्ग है। तो इसमें देखिएगा अव्ययभाव समास को अगर जांचना है आपको, तो जहां एक क्या आता है, अव्ययभाव समास में एक क्या आता है आपको, उपसर्ग आता है। शुरू में क्या आता है, उपसर्ग आता है, वो अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे आमरण में यहाँ पर यथा जो हो, यथा एक उपसर्ग है, ठीक। ये मिति में बना है तो यथामिति बन गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा ट्रिक याद ये भी रखिएगा, जहाँ एक ही शब्द बार बार आवृत्ति हो वो अव्ययभाव समास में, इसके एक ही शब्द दो बार अगर आते हैं या उससे भी ज्यादा बार, तो वो भी अव्ययभाव समास आता है। दो हम बताएं आपको कि पहला तो आपको देखिएगा कि उसमें एक आपको पक्का मिलेगा उपसर्ग, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, ठीक। और वो छोटा होगा, ठीक, अवयव के रूप में होगा, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। और एक बार बार दो शब्दों का रिपीटेशन होगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनों दिन, दिन बार दो बार मिला है तो यहाँ पर दिनों दिन बना है, ठीक। रातों रात, रात दो बार मिला है तो रातों रात, घर घर, हाथों हाथ, यहाँ पर दो बार हो रहा है ना, रिपीटेड हो रहा है ना, तो ये अव्ययभाव समास कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर मैंने आपको सम्मिलित कर लिया है। आजीवन, जीवन भर, यहाँ पर आ जो है आ क्या है, यहाँ पर आ देखिए जीवन में लगा है आ एक क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। यथा समर्थ, यथा क्या है, एक उपसर्ग है। यथा शक्ति, यथा क्या है, एक आपको उपसर्ग है और शक्ति में जुड़ा है। और ज़्यादातर देखिएगा उपसर्ग जो होता है ये छोटा ही होता है, आकार की दृष्टि से छोटा होता है ना शब्द की दृष्टि से, तो ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब अव्ययभाव की पहचान के लिए भी मैंने बताया गया, यहाँ पर भी कुछ ट्रिक लिखा हूँ। इसमें समस्त पद अवयव बन जाता है, जो समस्त पद है ये खुद ही एक अवयव बन जाता है, अर्थात समास लगने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, ठीक। समास लगने के बाद उसका रूप नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है, विभक्ति चिन्ह भी लोप हो जाता है, नहीं लगता है, ठीक। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और वो अवयव हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ये तो पर मैंने आपको बताया ऊपर ही, ठीक। कि निडर, डर के बिना, नी आपको देखिए निडर में मैं पूछूंगा कि कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो नी हो जाएगा। और ये मैंने बताया कि आपको अव्ययभाव समास में पक्का जो सब पहले वाला होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का उपसर्ग होगा, ठीक। या वो छोटा होगा, देखिए नी जो है यहाँ पर छोटा है, डर में लगा है, छोटा तो होगा ही होगा। या रिपीटेशन वाला जो आएगा वो भी आपको अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक। जो अव्ययभाव समास ये तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। तीन प्रकार के आते हैं इसके अव्ययभाव समास में। अब यहाँ पर देखिए उपसर्गों से बने पद, पहला मैंने उपसर्ग वाला बताया जिनमें उपसर्ग विशेषण ना हो, जैसे आ, निर, प्रति, नीस, भर, खुश, बे, ला, यथा। उपसर्गों से बने शब्द ही क्या कहलाते हैं, अव्ययभाव समास कहलाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, जो ये आपको शब्द दिया है, आ दिया है, निर दिया है, प्रति दिया है, निस दिया है, भर दिया है, खुश दिया है, बे, ये शुरू में लगेंगे, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं ये शुरू में लगते हैं और जो बनते हैं शब्द वो अव्ययभाव समास कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आजीवन, देखिए आ लगा है, ये एक प्रकार का उपसर्ग है जो कि आजीवन बना है, ठीक। आजीवन बन गया। ये निर्दोष, नी आपको क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है जो कि आपको लगा है दोष में, तो निर्दोष बन गया है। प्रतिदिन, प्रति आपको क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है जो प्रतिदिन, तो ऐसे कर आप देखिएगा तो बनता है, ठीक। ख में क्या है कि एक ही शब्द दो बार आते हैं, एक ही शब्द दो बार आएंगे, जैसे घर घर, घर के बाद घर, नगर नगर नगर, नगर के बाद नगर, ये भी आपको क्या हो जाएंगे, अव्ययभाव, जो एक ही शब्द बार बार आते हैं। ग में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसे दो शब्दों के मध्य बिना संधि नियम का कोई मात्रा या व्यंजन है, बिना संधि नियम का कोई मात्रा या व्यंजन है, एक शब्द आपको एक जैसे दो शब्दों के बीच, जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, इसमें जो है ये है जो आपको संधि के नियम विलुप्त हो जाते हैं, ठीक। दिनों दिन, दिन दिन ही दिन में, हाथों हाथ में, हाथ ही हाथ में, बागों बाग, बाग ही बाग में, ठीक। ये जो आता है ये भी आपको रिपीटेशन हो रहे हैं दो दो बार, और इसमें क्या हो रहा है कि संधि के नियम लुप्त हो जा रहा है, ठीक। अव्ययभाव समास समझने के लिए मैंने आपको बता दिया बहुत से तरीका, जो भी आपको एक तरीका अपनाना हो अपना कर समझ सकते हैं, ठीक। तत्पुरुष समास देखिए, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर तत्पुरुष। ये जो तीन समास है ना, ऊपर के तीन समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास, इसी में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो कि इसे याद करना और भी आसान होता है। तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, आपको अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, यहाँ कृत जो है ये मेन आपको उत्तर पद है ना, ये आपको उत्तर पद यही सबसे ज्यादा अपना भूमिका निभा रहा है, इसकी तुलसीदास द्वारा रचित। सराहत, शरीर से आहत, हत में आहत, जो शरीर से आहत, ये आपको जो है उत्तर पद है, हत जो है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और इसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, तो दूसरा पद इसका सबसे पहले प्रधान हो, और दूसरा पद जब प्रधान होगा तो वो छोटा होना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अव्ययभाव में बताया कि पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद अक्सर देखिएगा उपसर्ग होता है, और उपसर्ग अक्सर देखिएगा छोटा होता है। वैसे इसका आपका जो उत्तर पद होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, और वो जो होता है वो छोटा होता है, जिसमें आपको ये कौन सा, तत्पुरुष समास में, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल तहत बना दे, देखिए ये तुलसीदास कृत, तुलसीदास कितना बड़ा है और उत्तर पद यही ना हुआ, कृत देखिए कितना छोटा है, तो दूसरा पद एकदम छोटा होता है। देखिए यहाँ पर सराहत, देखिए सार से आहत, यहाँ पर हत देखिए कितना छोटा है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो होता है, और एक और इसको पहचानने का नियम है कि कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं,
इसमें क्या हो जाता है, कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं। कर्ता कारक, कारक मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही के वीडियो में। तो ये द्वारा जो है, अपने पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये द्वारा, यहाँ पर ये जो पढ़े हैं इससे आपको जैसे सराहत, सराहत से यहाँ देखिए से जो है ये लुप्त हो जाता है, ठीक। तो कभी भी बोल कर देखिए, और इसका प्रकार भी देखिएगा तत्पुरुष का। तो तत्पुरुष समास के आपको 6 भेद होते हैं, समास का भी 6 भेद होता है, तत्पुरुष का भी 6 भेद होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण। मैंने ये इसमें से सभी का मैंने आपको बताया है कारक चिन्ह, और जो जो उसमें कारक चिन्ह था वही इसमें लोप हो जाता है। तो बस कारक चिन्ह से आप याद रख लीजिए किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। 6 प्रकार के होते हैं और वो कारक चिन्ह पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। तो ये आपको तत्पुरुष समास को याद रखने का सबसे अच्छा है कि कारक चिन्ह उसमें लोप हो जाता है और उसका 6 भेद होता है, जो कि कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया गया है, ठीक। अब यहाँ पर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास भी देखिए बहुत ट्रिकली मैं बता दूंगा आपको। परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्व पद में और उत्तर पद में, देखिए इसमें प्रधान तो होगा उत्तर पद ही, ठीक, लेकिन यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा अपमान, अपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अपमान उपमेय का जिसमें संबंध होता है, या विशेषण विशेष्य का संबंध, विशेषण विशेष्य का जिसमें संबंध होता है, वो कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास, ठीक। अब यहाँ पर भव सागर, भव सागर, संसार रूपी सागर, यहाँ पर आप देख सकते हैं भव सागर का क्या हुआ, यहाँ पर संसार रूपी सागर, ठीक। तो यहाँ पर आप इसमें क्या ट्रिक मिला सकते हैं कि सबसे पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा, दिया हुआ है कि यहाँ पर साफ साफ दिया है कि जो आपको पूर्व पद है विशेषण और उत्तर पद जो होगा ये आपको विशेष होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो पहला पद होगा ये आपको सबसे पहले क्या होगा, विशेषण होगा। तो भव देखिए, भव यहाँ पर, ठीक, ये संसार रूपी सागर, भव ये विशेषण बता रहा है। घनश्याम, क्योंकि यहाँ पर घन मीन्स की बादल जैसा, बादल घन जो होता है ये विशेषण ही नहीं बताता है, ठीक। तो ये आपको पहला पद जो हुआ ये विशेषण हुआ, ठीक। फिर क्या हुआ इसमें याद करने का कि दूसरे पद से तुलना की जाती है। इसमें दूसरे पद में मीन्स कि भव सागर में किस, संसार रूपी सागर, किसके रूपी सागर की तुलना किससे की जाती है, संसार रूपी सागर। घनश्याम मीन्स की बादल जैसा काला, बादल जैसा काला, ठीक। घनश्याम, श्याम मीन्स काला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है और ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक। और विग्रह करने पर इनके बीच में एक चिन्ह आता है जो या के समान, है जो या के समान आता है। जैसे भव सागर मीन्स की संसार रूपी है जो सागर, ठीक, इसे भी ऐसे बोल सकते हैं ना, संसार रूपी है जो सागर, उसे हम भाव सागर कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि घनश्याम, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल के जैसे, बादल के जैसे, इसे भी वैसे तो बोल सकते हैं, बादल के जैसे जो काला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनश्याम। तो इसके बीच में देखिएगा 2 शब्द आता है जो या के समान, ठीक। ये भी आपको पहचानने का नियम है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कुछ मैं बता दी, समास विग्रह दिया, समास पद दिया, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, या चंद्र जैसा है जिसका, या है जो मुख, यहाँ पर है जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देह लता, देह जैसे या देह के समान है जो लता, देह रूपी लता, या देह के समान है जो है, देह के समान है लता, उसे देह लता भी बोला जाता है। रूपी को है जैसे के समान आप आराम से बोल सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं नील कमल, यहाँ पर नीला है जो कमल, यहाँ पर देखिए नीला है जो कमल। तो इसके बीच में विग्रह कीजिएगा तो 2 शब्द आता है, जो आपको है जो आएगा या के समान होगा, नीला कमल, यहाँ नील कमल हो जाएगा, ठीक। पीताम्बर, पीला अंबर, पीला अंबर यहाँ पर दिया है, वस्त्र जिसे बोला जाता है पीताम्बर। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, पीला है जो अंबर, मतलब वस्त्र या अंबर, पीला है जो अंबर, ठीक। ये आपको आराम से विग्रह कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये आराम से आप लगा सकते हैं कर्मधारय समास में, ठीक। ये याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। देखिए कर्मधारय जो समास है, इसके बाद आता है द्विगु समास। अब यहाँ पर द्विगु समास में बहुत आसान है। द्विगु समास को पहचानना कैसे आसान है, द्विगु समास को पहचानना ऐसे स्थान है कि जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक है, द्विव से है ना, द्विव से 2 भी बना सकता है आपको, द्विव से द्विव जो भी आता है संख्या में आता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। सबसे जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है, ये संख्यावाचक विशेषण होता है, इसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक। और ये कभी भी जब संख्या आएगा तो वो तो समूह को ही इंगित करेगा, समूह को इंगित करेगा, समाहार को इंगित करेगा, कि मिस बहुत चीज़ को जब इकट्ठा हम कर देते हैं, मान लीजिए 4-5 बुक रख देते हैं, तो नहीं ना बोलते हैं कि 4 बुक यहाँ पर है, ठीक। तो 5 बुक, तो 4 जो आ रहा है संख्या आ रहा है, तो समूह को दिखाने के लिए ही आ रहा है, ठीक। तो ये है आपको द्विगु समास समझने का सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण आएगा पहला। जैसे 9 ग्रह, 9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक। त्रिफला, त्रि आ रहा है यहाँ पर, 3 जो है, 9 ग्रहों का समूह यहाँ पर देख सकते हैं। त्रि है 3, यहाँ पर देखिए नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह। अठन्नी, 8 अनों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, चौमासा, 4 मासों का समूह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण आता है, ठीक। तो इसे याद करना बहुत ही आसानी है। अब यहाँ पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बड़ा कन्फ्यूजन कर देता है। इसके शब्द याद रखिए, द्वंद्व,
क्या बोल रहा है, ये द्वंद्व बोल रहा है। मीन्स कि अब जब आदमी बोला जाता है ना कि अपने मन में ही द्वंद्व चल रहा है, मीन्स कि विचार से एक दूसरे के, जैसे एक गलत विचार और एक सही वाला विचार, दोनों अपने में युद्ध कर रहे हैं, ठीक। द्वंद्वात्मक आप पढ़े होंगे, थ्योरी भी पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, द्वंद्वात्मक थ्योरी। तो यहाँ पर द्वंद्व समास जो होता है, इसमें क्या होता है, जिस समास के दोनों पद यहाँ पर प्रधान होते हैं, दोनों बोलते हैं कि हम प्रधान हैं, हम प्रधान हैं, ठीक, तथा विग्रह करने पर और या एवं योजक चिन्ह लगते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या लग सकता है, और लग सकता है, या लग सकते हैं, या योजक चिन्ह एवं लग सकते हैं, ठीक। ये जब भी चिन्ह आते हैं तो वो द्वंद्व है। द्वंद्व में यही सब तीनों चिन्ह आता है। द्वंद्वात्मक कोई भी बात आप सोचिए तो सोचिए, हम या तो बोलेंगे ना एग्जाम पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं, यही ना मन में सोचिएगा, हम फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। द्वंद्व तो यही चल रहा है, पास होने के लिए क्या ट्रिक अपनाया जाए और फेल होने के लिए क्या ट्रिक अपनाया जाए। तो फेल तो ऐसे ही हो जाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो ये जो होता है ये द्वंद्वात्मक चलता है। तो इसमें कभी भी और आएगा, या आएगा, या आपको एवं आएगा, ठीक, ये आपको चिन्ह आएंगे तो आप समझिएगा ये द्वंद्व समास है। और कभी भी द्वंद्वात्मक विचारों के बीच युद्ध चलते रहता है, वैसे ही आपको शब्दों के बीच भी चलते रहता है। जैसे माता पिता, माता पिता को हम क्या बोल सकते हैं, माता और पिता, ठीक। भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ पर राजा रानी, बीच में देखिएगा और की जगह हम लोग हाइफन का चिन्ह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक। दुख सुख, दुख और सुख। और यहाँ पर दो बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर उल्टा भी आता है, ठीक। जैसे कि माता और पिता एक दूसरे से एकदम मतलब मुख्तलिफ उल्टे हो गए। कैसे आपको हो गए, जैसे माता तो आपको फीमेल है आपको, और मेल में आपको पिता हो गए, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं भाई बहन, ठीक, राजा रानी। दुख और सुख, दुख सुख एक दूसरे के विपरीत है, ये दूसरे के नेचर के विपरीत है। दुख आपको आएगा, सुख आएगा, तो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। दिन रात आप देख सकते हैं, राजा प्रजा, यहाँ पर ये जो है बीच में आपको ये वाला चिन्ह जो आएगा, ये समझ लीजिएगा, जब भी चिन्ह आएगा आप आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, द्वंद्व समास। यहाँ पर देखिए, और का प्रयोग समान प्रकृति के लिए होता है। जो और होता है ये समान प्रकृति के लिए होता है पदों के मध्य में, और या जो प्रयोग होता है ये असमान प्रकृति के लिए होता है, इसके विपरीत के लिए होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण, माता पिता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माता और पिता। माता और पिता ये समान प्रकृति के शब्द हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। गाय भैंस, गाय और भैंस ये समान प्रकृति के हैं। धर्म और धर्म, धर्माधर्म जो है ये आपको विपरीत प्रकृति, क्योंकि एक धर्म है और एक क्या है, अधर्म है, ठीक। धर्म के सीधे विपरीत में क्या हो जाता है, अधर्म हो जाता है। शूरासुर, शूर एक है, एक असुर है, ये भी विपरीत प्रकृति का है, इसलिए इसमें या लगा हुआ है। तो इनके देखिएगा, विग्रह कीजिएगा तो इनके बीच में या एवं और आते हैं, तीन आपको शब्द आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। फिर आज का लास्ट समास जो होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, लास्ट है, और इसे याद भी करना बहुत ही आसान है। जैसे जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मीन्स के दोनों पद अप्रधान नहीं प्रधान हो, और समस्त पद का अर्थ एक अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि आप कोई भी पद इसमें मत याद कीजिए, इसका मतलब ही होता है कि कोई अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक। हम बोलेंगे कुछ और लेकिन मीनिंग उसका निकलेगा कुछ और, ठीक। तो बस इतना आप समझ लीजिए, ये जो समास कहलाता है इसका मतलब यही होता है बहुब्रीहि समास। जैसे कि इसको बोलिएगा दशानन, तो दशानन हम बोलते हैं कि 10 सिरों वाला को हम बोलेंगे, 10 सिरों वाला को क्या बोलेंगे, दशानन, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो ये द्विगु समास है। दशानन 10 सिर वाला, क्योंकि द्विगु में आपको संख्यावाचक विशेषण शुरू में आता है, लेकिन इसका मतलब ही सीधे निकल जाता है क्या, 10 सिरों वाला बोलेंगे दशानन। जैसे ही हम बोलेंगे हम लोग को मन में रावण आएगा, मीन्स कि एक तीसरा व्यक्ति आ जा रहा है, रावण आ जा रहा है, ठीक। तो वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो समास कहलाएगा ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा, ठीक। 10 सीखो आनंद, मिस जिसका 10 मुख है, जिसे हम लोग रावण बोलते हैं, ठीक। ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसकी अलग ही मीनिंग निकल कर आ रहा है, जो कि सबसे अलग है। यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीलकंठ बोलेंगे जिसका नीला है कंठ, जिसका नीला कंठ होगा उसके लिए हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर निकल कर शिव जी आ जाएंगे, ठीक। मिस की जिनका नीला कंठ नीलकंठ उन्हीं को तो बोला जाता है। सुलोचना, सुंदर है लोचन, जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उनसे बोला जाता था, सुंदर है लोचन जिसके, ठीक। यहाँ पर पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका मिस की भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जी इनका पीला है वस्त्र होता है, जिसे उन्हें पीताम्बर बोला जाता है। लंबोदर, ठीक, लंबा है उदर, जिसका पेट जैसे, ठीक, गणेश जी जिनका पेट लंबा है उदर है, ठीक, तो ये लंबोदर इन्हें बोला जाता है। दुरात्मा, बुरी है आत्मा वाला, जैसे दुष्ट उसको जिसको बोला जाता है, ठीक। तो ये जो होता है ये आपको हो जाता है कौन सा समास हो जाता है, ऊपर देखिए फिर से, ये जो हो जाता है बहुब्रीहि समास हो जाता है, जो कि अलग ही एक मीनिंग निकल कर आ जाता है, ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं जो भी समास है, मैंने बताने की कोशिश किया बहुत ही साधारण तरीके से। ध्यान, चलिए अब हम देखते हैं कि आप कितने ध्यान से सारा थ्योरी देखे हैं। अब आपका समय आ गया है टेस्ट लगाने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है। तो देखिए समास किसे कहते हैं, समास मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक अलग शब्द बनाते हैं, उसे ही समास कहते हैं। अब अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, सबसे पहला आता है अव्ययभाव समास, तो जिस समास का पहला पद अवयव हो और वो वही पद प्रधान भी हो, ठीक। इसमें ट्रिकली मैं आपको बताया था कि कभी भी देखिएगा तो पहला पद छोटा होगा, मिलाइएगा तो, और कभी भी देखिएगा तो पहला पद ज़्यादातर उपसर्ग मिलेगा आपको,
उपसर्ग मिलेगा, ठीक। और एक ही शब्द अगर दो बार आ जा रहे हैं, एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं, तब पर भी वो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास ही होगा, ठीक। तो ये बताया था। इसमें देखिए प्रतिदिन में देखिए प्रति क्या है, प्रति एक का है आपको उपसर्ग है और वो आया है शुरू में दिन में लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, मीन्स की इसके दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, जिसे अप्रधान यहाँ लिखा हुआ है, वो कौन सा समास होगा, इसका दोनों पद अप्रधान होता है और कोई तीसरा इसका मीनिंग निकलता है, ठीक। मीन्स की इसका दोनों पद तो प्रधान होता है लेकिन कोई और मीनिंग निकलता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाते हैं, ठीक। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर, जैसे गणेश जी, ठीक। तो इसके लंबोदर का दोनों पद अप्रधान है, दोनों में कोई का मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन गणेश इसका मतलब बन रहा है मीन्स की जिसका पेट लंबा है उधर, जैसे गणेश भगवान जी, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, जैसे विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, ठीक। तो ये आपको बनता है। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर, देखिए देवासुर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। देवासुर, देव और असुर, देव और असुर। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने बोला था कि कभी भी द्वंद्व की बात है, कभी भी कंपटीशन की बात है, होता है ना कि तुम पास हो जाओगे हम फेल हो जाएंगे, सीधे अपोजिट की बात है, तो उसमें द्वंद्व होता है, द्वंद्वात्मक विचार होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व मिस समास हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। 3 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर डी में बहुब्रीहि दिया है, ए में द्विगु दिया है, अव्ययभाव दिया है, तत्पुरुष दिया है। मैंने बोला था कि समास को पहले ध्यान से देखना है और उसके दोनों पद जो होते हैं, मीन्स की पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद मीन्स की पहले वाला पद, उत्तर पद मीन्स की उसके बाद वाला पद, उसको पहले ध्यान से देखना है, तभी आप समास को समझ पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चौराहा, यहाँ पर चार, जो संख्यावाचक शुरू में विशेषण आ जाता है पद, ठीक। कोई भी शब्द के संख्यावाचक विशेषण शुरू में आएगा, वो जो समास कहलाएगा, ये कौन का समास कहलाएगा, तो द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा, द्विगु समास कहलाएगा, ये याद रखिएगा। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। ये आपको द्विगु समास का सबसे अच्छा है जानना कि उसका संख्यावाचक आएगा, ठीक। और द्विगु और बहुब्रीहि में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुब्रीहि में कभी कभी संख्यावाचक आ जाता है, लेकिन बहुब्रीहि में यह है अंतर कि संख्यावाचक आने के बाद भी उसका अलग मीनिंग निकलता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दशानन में कौन सा समास है। अब दशानन हम देखेंगे, तो दशानन देखेंगे तो ये 10 आ रहा है शुरू में, तो सबसे पहले हम द्विगु समास आएगा दिमाग में। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कभी भी अव्ययभाव समास हुआ या द्विगु समास हुआ या क्रमधारय समास हुआ या बहुब्रीहि समास हुआ, कभी भी कोई समास आए, अगर चारों ऑप्शन में दिया हुआ है और लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन होगा, तो उसमें से आपको बहुब्रीहि ही आंसर लगाना है। कभी भी इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक। इसको कभी भी ध्यान में रखना है कि अगर चारों रहे तब पर भी आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। अगर पता लगे कि आपको क्रमधारय होगा कि द्विगु होगा कि बहुब्रीहि, तो उसमें बहुब्रीहि ही लगाना है। जैसे इसमें दशानन है, तो इस एक तरह से देखा जाए तो एक द्विगु समास भी है, लेकिन इसका दशानन 10 सिरों वाला, इसका यही नहीं होता है, 10 सिरों वाले के लिए दशानन हम बोलते हैं। जैसे रावण, जैसे रावण मीन्स कि इसको दोनों पद, यहाँ पर कोई प्रधानता नहीं है दोनों पद का, एक तीसरा ही पद निकल रहा है, ठीक। तो आप देखिएगा दशानन आपको क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन जो होता है, ये कन्फ्यूजन दूर करना है आपको, ठीक। 5 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष से, एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष्य होगा, इससे कौन सा समास बनता है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था क्रमधारय समास के बारे में, ठीक। क्रमधारय समास क्या होता है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, या दूसरा पद से तुलना किया जाता है पहला पद का, तो विशेष्य हो जाता है। विग्रह करने पर, इसमें जब भी देखिएगा विग्रह करने पर हे जो या के समान आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ बता दूं, जैसे कि ठीक यहाँ पर देखिएगा महापुरुष, महापुरुष क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, महापुरुष एक प्रकार का आपका क्रमधारय समास है, ठीक। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महान है जो है, आ रहा है ना, महान है जो पुरुष, महापुरुष उसे हम बोलते हैं, तो ये क्रमधारय समास हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साग पात में कौन सा समास है। साग पात में कौन सा समास है, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि साग पात में कौन सा समास है। देखिए बीच में हाइफन का उपयोग होता है, तो मैं इस बारे में बताया था कि साग पात, पाप पुण्य, ये सभी में क्या आ जाता है, द्वंद्व समास आ जाता है, ठीक। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। माता पिता, ये सभी में द्वंद्व आ जाता है। 8 का देखिए कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, पीला है आंबर जिसका, जैसे भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को बोला जाता है पीताम्बर, ठीक। तो ये आपको अलग ही, इसका दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक। और ये अलग ही कोई आपको मीनिंग निकल रहा है। ये क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक। ये हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अजन्म शब्द का उदाहरण है। अजन्म जो शब्द है ये किसका उदाहरण है, अजन्म। तो सबसे पहले इसको हम पकड़ते हैं और इसको आ
अजन्म, दो भागों में डिवाइड कर दिए। अब ये आ क्या है, आ उपसर्ग है, उपसर्ग वही जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है। तो ये कौन सा, मैंने बताया अ से अव्ययभाव भी होता है, अवयव के रूप में आ है, और अ से आपको उससे मतलब उपसर्ग भी होता है। तो ऐसे आप मिला सकते हैं कि जो सबसे पहले ये आता है अविभाव समास में ही होता है, किसी शब्द का पहला पद प्रधान हो, ये आ रहा है ठीक, और ये प्रधान के साथ साथ क्या होता है कि एक अवयव भी होता है पहला पद, और तथा ये भी याद रखिएगा इसको पहचानने का कि पहला पद ज़्यादातर उपसर्ग ही होता है, या एक से दो बार अगर एक ही पद आए वो भी अविभाव समास होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अजन्म क्या हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप और पुण्य, पाप पुण्य जैसे एक दूसरे के सीधे उल्टा है पाप और पुण्य, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक, द्वंद्व, पाप पुण्य, माता पिता भाई बहन, ये सभी आपको द्वंद्व समास में आ जाते हैं। समास आपका यहीं पर अब समाप्त होता है। टोटल 10 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा, और ये सभी सिलेबस मैं जल्द ही आपको कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम होने से पहले ही कुछ ही दिनों में, ठीक। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।